नमस्कार, मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के इस मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि सब्जेक्ट थ्रू पीवाईक्यूज की सीरीज में आज हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज में मिडिवल हिस्ट्री टाइमलाइन मैप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके साथ अपने वैल्यू एडेड मटेरियल क्रोनोलॉजी मैप के लिए यूज किया जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो पीवाईक्यूज होंगे मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे इससे आपको मिलेंगे। सारे कहना ज़्यादा अतिशयोक्ति भले हो जाएगी, लेकिन आपको एक क्लू ज़रूर मिल जाएगा। तो इस पे ज़रूर बने रहिए। और मिडिवल हिस्ट्री टाइमलाइन मैप के लिए आप पहला जो मैप है वो जब गजनवियों का आक्रमण शुरू हुआ तब से हम लोग ये मानते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री, वैसे मध्यकाल जो है वो 650 वर्ष के बाद से शुरू हो गया था, लेकिन जो वो पूर्व मध्यकाल माना जाता है 1450 ईस्वी से और 12वीं सदी तक। लेकिन जब गोरी आगे स्थापित हो गया तब से ये उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं, जिसको हम लोग इस मिडिवल हिस्ट्री में टैकल करेंगे। इससे पहले का जो पूर्व मध्यकाल था इसके बारे में भी जस्ट इससे पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं, उससे संबंधित मैप वगैरह भी देखे हैं, संबंधित जो भी डायनेस्टी थी उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो उत्तर मध्यकाल है ये बेसिकली जो मिडिवल हिस्ट्री से हम लोग समझते हैं की चर्चा करेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री टाइमलाइन मैप के जरिए देखेंगे। तो ये जो आज हम देख रहे हैं अपने सामने जो मैप है ये गजनवी एम्पायर है या गजनवी साम्राज्य है। बेसिकली महमूद गजनी, इसने शुरुआती जो आक्रमण था लगभग 1001 ईस्वी में यहाँ पे शाही वंश हुआ करता था, हिंदू शाही वंश, उसके जयपाल के खिलाफ किया था और पहले आक्रमण में जयपाल की हार हुई तो जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। उसके बाद उसने लगभग 17 आक्रमण किए भारत में, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण 1025 ईस्वी का सोमनाथ वाला आक्रमण है वो हम लोग को पता है। लेकिन उसने मथुरा पे भी आक्रमण किया, कन्नौज पे भी किया, लाहौर पे भी किया, कश्मीर पे भी किया और कच्छ पे भी किया। कि आक्रमणों का कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणों का क्रम हम लोग देख लेंगे। पहला ये है कि 1000 या 1001 ईस्वी का जयपाल के खिलाफ। दूसरा जयपाल का पुत्र था आनंदपाल। जयपाल ने जब आत्मदाह कर लिया था तो आनंदपाल ने वहाँ का मोर्चा संभाला और महमूद गजनवी से इसकी जो टक्कर होती है 1008 1009 में वह हिंद के युद्ध में, जिसमें आनंदपाल की पराजय हुई और गजनवी वहाँ से फिर लूट के ले गया। फिर अगला युद्ध अगर हम देखें तो 1015 पे कश्मीर पे हुआ, 1018 में मथुरा पे आक्रमण किया इसने, 1021 में कन्नौज पे और 1025 पे सोमनाथ पर आक्रमण। गजनवी का परमानेंट कोई इम्पैक्ट रहा नहीं भारत पे। इसका कारण ये रहा कि उसने लूट मार के उद्देश्य से लगभग आक्रमण किए थे 17 बार। वो आता था, अटैक करता था और फिर लूट के लेके चला जाता था। तो वजह से राज्य के रूप में कोई महत्वपूर्ण उसने उपलब्धि हासिल नहीं की अपने यहाँ पे। लाहौर वगैरह उसने अपने मुल्तान लाहौर उसने रखा था अपने क्षेत्र में, लेकिन बाकी जो हिंदुस्तान था लगभग बचा हुआ था। तो इसके आगे जो जो गोरी हुए, गुरिद एम्पायर आया यहाँ पे गजनी में बैठा गुरिद एम्पायर। तो मोहम्मद गोरी जो था उसने उसका नेतृत्व किया और उसने भारत पे आक्रमण किए। तो जो तुर्क साम्राज्य की स्थापना है वो पहली बार गुरिद डायनेस्टी में हुई थी और ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं तो ये इसका अंदाज़ा होगा। इसके महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं मोहम्मद गोरी के। तो 1178 में
कयादरा, कयादरा की लड़ाई हुई थी। ये चालुक्य राजा कौन से चालुक्य थे? ये गुजरात के चालुक्य थे और मूलराज द्वितीय ने हराया था गोरी को। अगली हार गोरी की कब हुई थी? तराइन के पहले युद्ध में। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध था पृथ्वीराज से इसने जीत लिया। पहला युद्ध पृथ्वीराज से ये हारा था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और अपने सहयोगियों को न खोज पाने की वजह से दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। तो ये पहली बार था जब उसने यहाँ पे दिल्ली में अपनी अपना कदम रखा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए गढ़वाल राजा जयचंद चंदावर के युद्ध में हराया। ये था 1194 में। दिख रहा है? हाँ ठीक। गढ़वाल राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया। तो मोहम्मद गोरी की महत्वपूर्ण लड़ाई ये रही। के बाद क्या हुआ कि 1206 ईस्वी आते आते मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो उसने अपने उसका जो गुलाम था, तो उसके जो अधिकारी थे, उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर ले गए, लाहौर बुलाया और वहाँ पे उसकी ताजपोशी कर दी। तो इसके बाद जो हम देखेंगे वो ये है कि दिल्ली सल्तनत वस्तुतः जब स्थापित हुई तो जो उसकी पहली राजधानी थी वो लाहौर थी। और लाहौर के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश हुआ उसने उस राजधानी को दिल्ली स्थापित। तो सल्तनत स्थापित हुई लाहौर से ऐबक के समय में। और उसका जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था उसने उस राजधानी को दिल्ली ले आया। तो इस मैप में आप अगर देखेंगे, अगला मैप है दिल्ली सल्तनत का। तो जो शुरुआती जो गुरिद एम्पायर था तो हाईलाइटेड देखिए, पीछे जो गुरिद एम्पायर मोहम्मद गोरी के अंतर्गत था, तो यहाँ से ये और ये इलाका जो था वो गुरिद एम्पायर के अंतर्गत आता था। लेकिन जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर यहाँ पे उसने राजधानी में बनाई, लेकिन इसके पूर्व में आक्रमण किए। वहाँ उसके पश्चिम में नहीं गया क्योंकि वहाँ पे गोरी के उत्तराधिकारी गजनी में थे। और शुरुआत में जब वो शासक बना तो मलिक या सिपह सलार के नाम से बना। सुल्तान की उपाधि लेके धारण करके वो नहीं बना, बल्कि आगे जाके के जो गुरीद डायनेस्टी के अगले उत्तराधिकारी थे उसने उसको सुल्तान की उपाधि दी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत जो एरिया था वो ये था। फिर जो एरिया बढ़ाने का काम किया वो था अगला शासक इल्तुतमिश ने एरिया को यहाँ से बढ़ा के ये एरिया कर दिया इल्तुतमिश के समय में। इसके बाद बलबन ने महत्वपूर्ण शासक था, तो बलबन ने ये इलाका ये जो इलाका था ये भी जीत लिया और एरिया को बनाए रखा। लेकिन आगे चल के ये सारे इलाके ये राजपूतों के हाथ थे हाथों, ये भी राजपूतों के हाथों, परमारों के हाथों, और ये पहाड़ी राजाओं के हाथ ये एरिया उसको खो देना पड़ा। और यहाँ पे बंगाल में बुगरा खान जो था, जो बलबन का पुत्र था, उसने दिल्ली सल्तनत बोला हम सुल्तान नहीं बनेंगे, हम यहाँ के बंगाल के राजा बन के रह जाएंगे। उसने यहाँ पे राज किया, तो इस वजह से ये इलाके दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल गए। तो इसके बाद हम मैप चूँकि देख चुके हैं दिल्ली सल्तनत का, तो अब हम वैल्यू एडेड मटेरियल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो गजनवी की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो गजनवी के साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ये जो संरक्षित विद्वान पूछे जाते हैं कौन कौन हैं गजनवी के रहे थे। अलबरूनी था, गजनवी का संरक्षित विद्वान अलबरूनी था और तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद की रचना इसने की थी। दूसरा था उतबी, क्योंकि शाही इतिहासकार उतबी था, इसने किताबुल यामिनी लिखी थी। फिरदौसी या पूर्व का होमर था, इसने शाहनामा अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है वो लिखा था। और बैहाकी ने तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी थी, तारीख़ सुबुक्तगीन।
सुबुक्तगीन कौन था? ये इसका पिता था, इसका महमूद गजनी का पिता या इससे जो पहले का राजा था या सुल्तान था इससे पहले का, वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनी हुआ, इसका चाचा था सुबुक्तगीन, अगर हम रिकॉल कर पा रहे हैं सही तो। फिर आता है हम लोग जब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं, अब क्या है कि मोहम्मद गोरी आ गया, दिल्ली में स्थापित हो गया। उसके बाद उसके जनरल्स आगे बढ़ बढ़ के आक्रमण कर रहे हैं और डीप, जैसे भारत का ये इलाका है, यहाँ से आगे बढ़ के इधर आक्रमण कर रहे हैं ये जनरल आगे बढ़ के। तो कौन कौन जनरल थे? उसमें एक जनरल था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नालंदा विक्रमशिला को नष्ट किया माना जाता है ऐसा, उदंतपुरी बिहार राजधानी को लूटा और लखनऊती पर कब्जा कर लिया। सेन वंश का राज था उस समय, उसने लखनऊती पर कब्जा कर लिया। इसी क्रम में ये तराइन का तृतीय युद्ध की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इल्तुतमिश के साथ कर लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये जो यहाँ सल्तनत स्थापित हुई वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान बना। कैसे बना? पहले 1206 से 1210 इसकी 4 साल इसकी जो इसका पीरियड था 4 साल था। शुरुआत में इसने मलिक या सिपह सालार के हैसियत से गद्दी पे बैठा, मतलब सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की और गजनी का सम्मान करता रहा। गजनी राजधानी थी गुरी डायनेस्टी की, लेकिन जो अगला गुरी राजा था उसने इसको दास से मुक्ति का सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद इसको सुल्तान की उपाधि भी दी 1208-9 में। तो ये अंततः सुल्तान बन गया, लेकिन इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी लाहौर, ये ध्यान रखिएगा। इसने इसकी स्थापत्य के कुछ काम देख लेते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनी थी। कहा जाता है 27 जैन और विष्णु मंदिरों को तुड़वाकर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। अगला क्या है? कुतुब मीनार का इसकी परिकल्पना की कि 4 मंजिला कुतुब मीनार बनवाऊंगा, लेकिन इसने शायद पहली मंजिला पूरा करते करते इसकी मृत्यु हो गई। बाकी काम इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। आगे 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया। वहाँ जाके इसकी जो सेना थी ये रुकी हुई अजमेर के पास, तो वहाँ पे ऐसा माना कि एक संस्कृत मठ था जिसको तुड़वा के इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया। और ये कैसे लगता है कि यहाँ संस्कृत मठ था? ये ऐसे पता चलता है क्योंकि उसके दीवालों पे विग्रह चित्र, जो कि अजमेर के शाकंभरी चौहान हुआ थे, उनके राजा थे, और उनका लिखा हरिकेन नाटक की पंक्तियाँ इसके दीवारों पे मिलती हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सारे कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य हैं। इल्तुतमिश की चर्चा की जाए तो 1210 से 1236, मतलब अच्छा खासा समय उस समय के लिहाज से, 26 साल इसने शासन किया और दिल्ली को राजधानी बनाया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसने ही चालीसा, जिसको बाद में बलबन ने भंग कर दिया था, और बलबन भी चालीसा का ही सदस्य था, इसका नाम था तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। 1220 से 21 में इसने ख्वारिज्म शाह के पुत्र, ख्वारिज्म का मैप देखते हैं। जब इल्तुतमिश के समय में ये ख्वारिज्म हुआ करता था, ये आगे मतलब इसके आगे ऊपर जाके ये ख्वारिज्म हुआ करता था। तो वहाँ मंगोलों ने आक्रमण किया, ठीक है, और ये राजा को मार डाला। तो राजा का जो पुत्र था वो भाग खड़ा हुआ। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और बॉर्डर जो इल्तुतमिश का जो सल्तनत का जो बॉर्डर था वहाँ तक पीछा किया। और जो जलालुद्दीन मांगबरनी नाम था उस राजा के पुत्र का या राजकुमार का, तो उसने इससे इल्तुतमिश से मांगी कि भाई हमको शरण दे दो। इल्तुतमिश जानता था अगर शरण दे दे तो चंगेज खान आ जाएगा और फिर यहाँ को भी दिल्ली को भी धूल में मिला देगा। तो इस वजह से उसने उससे पत्राचार ही नहीं किया, और इस वजह से चंगेज खां को यहाँ आने का मतलब मौका, मतलब आमंत्रण नहीं मिला, और चंगेज खां वहाँ बॉर्डर से ही लौट गया। इस तरीके से उसने दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाया। 1229 ईस्वी में अब्बासी खलीफा से इसको सुल्तान के रूप में मान्यता मिली। मतलब उस समय के हिसाब से विश्व स्तर पे सुल्तान के रूप में ख्याति इल्तुतमिश की हुई थी, या वास्तविक सुल्तान जो था प्रथम वो इल्तुतमिश था, क्योंकि उसको खलीफा ने इसको मान्यता दी थी। ने चांदी का टका और तांबे का जितल चलवाया। जो टंके का वजन था वो 175 ग्रेन हुआ करता था। ये मानक ग्रेन था जिसको बाद में बलबन ने भी चलवाया। इसने इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया जिसका नाम था रजिया। ये उसको हम ढंग से जानते हैं, रजिया सुल्तान मूवी वगैरह भी बनी, लेकिन रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया इल्तुतमिश ने।
और जो ऊपर इसके बारे में एक चर्चा की गई है कि तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी, कहीं कहीं ये मेंशन है कि जनवरी 1216 में भी लड़ा गया। तो तराइन के तृतीय युद्ध में इसने इल्तुतमिश ने गजनी का जो शासक था ताजुद्दीन यल्दौज उसको हराया और हरा के मार दिया था। इसने उससे सुलह करने की इल्तुतमिश ने यल्दौज से सुलह करने का प्रयास किया था, लेकिन यल्दौज मान नहीं रहा था। अंततः लड़ाई लड़नी पड़ी और तराइन के तृतीय युद्ध में उसने उसको हरा के मार दिया। इल्तुतमिश के बारे में चाहे आगे के जो उसने जो स्थापत्य का काम किया उसमें था अतारिकिन का दरवाज़ा। नागौर में, राजस्थान के नागौर में अतारिकिन के दरवाजे का निर्माण किया। यह अकबर के समय में बुलंद दरवाजे की प्रेरणा बना। और इल्तुतमिश का दरबारी था मिन्हास उस सिराज, जिसने तबकात ए नासरी लिखा, लेकिन ये इल्तुतमिश के समय में नहीं लिखा गया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किसके समय में लिखा गया, फिर यहाँ लौट के आएंगे फिर। दूसरा, इल्तुतमिश का एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि उसके जीवित रहते ही मर गया था। उसको बहुत मानता था। तो उसकी याद में मलकापुर में मकबरा बनाया था। मलकापुर कहाँ पे है? दिल्ली में है। मलकापुर में उसने मकबरा बनाया था। इसलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर हम लोग आगे रजिया सुल्तान, इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनी और 4 साल के अंदर सारे उसने प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाई। जनता और जो उसके एक महिला को सुल्तान के पद पर प्यार नहीं कर पाई, तो अंततः उसको जाना पड़ा। और फिर मुनिद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के जाके ममलूक सल्तनत, इसको बोला जाता है ममलूक सल्तनत, ममलूक डायनेस्टी बोली जाती है। जैसे लोधी वंश है उसी तरह ममलूक वंश बोला जाता है, मतलब गुलाम वंश भी कहा जाता है, लेकिन गुलाम थोड़ा अच्छा शब्द नहीं माना जाता, इस वजह से ममलूक बोलते हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद जो थे, ये इल्तुतमिश के पुत्र नहीं थे। ये इल्तुतमिश के क्रम में बाद में उत्तराधिकारी बने, लेकिन इल्तुतमिश के पुत्र नहीं थे। हाँ, एक बात देखिए, जो मिन्हाज उस सिराज था ये दरबारी था इल्तुतमिश का, और ये दरबारी था नासिरुद्दीन महमूद का भी। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में इसने तबकात नासरी लिखी, जो 1260 ईस्वी में पूरी हुई थी 23 भागों में। ये बेसिकली एक इतिहास ग्रंथ जैसा भी था और नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है, जो इल्तुतमिश के मृतक पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र था, मतलब इल्तुतमिश का पोता था। जो ये नासिरुद्दीन महमूद जो था, जो 1246 से 65 तक बना, ये इल्तुतमिश का पोता था और इसके पिता का नाम भी नासिरुद्दीन महमूद था। तो इल्तुतमिश को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, नासिरुद्दीन महमूद को कंप्लीट कर चुके हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया और धीरे 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 सत्ता पे अपना कब्जा कर लिया। तो 1265 से 87 तक ने राज किया। तो बोलते हैं बलबन के राज्य को बोलते हैं लॉ, और होता है कि आयरन फिस्ट वाली जो नीति थी, तब मारने और मरने में विश्वास रखता था बलबन और कठोरता से शासन किया। तो इस वजह से उसने ज़्यादा कर भी पाया और आते ही तुरंत सबसे पहला उसने ये काम किया कि जो चाहलगानी या तुर्कानी चाहलगानी था उसको भंग कर दिया। कि उसमें जो चालीसा था उसके जो अधिकारी हुआ करते थे या सरदार हुआ करते थे, वो खुद को सुल्तान के लगभग बराबर समझने लगे थे। सुल्तान को सर्वोच्चता दिलाने का काम जो बलबन ने किया था। बलबन का एक पुत्र था बुगरा खां, वो बंगाल चला गया और जब बलबन नहीं रहा तो उसने बंगाल से आने से भी मना कर दिया। बोला हम बंगाल लेकर आएंगे, वहाँ दिल्ली जाके मरेंगे नहीं। ये बंगाल से उसने लगभग 200-250 साल उसकी जो पीढ़ी थी वो शासन की बंगाल पे। और का एक स्थापत्य महत्व है स्थापत्य के क्षेत्र में बलबन का, कि इसने किला राय पिथौरा के पास अपने मकबरे का निर्माण कराया और वैज्ञानिक मेहराब वाला यह पहला मकबरा है। तो बलबन इस रूप में महत्वपूर्ण है। बलबन के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो कैकूबाद था और कैकूबाद को ही समाप्त करके खिलजी वंश अपने उसमें आया, क्या बोलते हैं, खिलजी वंश अस्तित्व में आया। तो इसके बाद खिलजी वंश की हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, क्लियर। यहाँ तो खिलजी वंश की बात है। 1290 से 1320 ईस्वी लगभग 30 साल रहा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं अपने आप में, लेकिन ये सल्तनत इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण वंश है। सबसे जिसका संस्थापक माना जाता है वो जलालुद्दीन खिलजी था, 1290 से 92 ईस्वी तक। 1292 ईस्वी में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला का भारत पर आक्रमण हुआ, जब खिलजी का शासन था असफल कर दिया गया। उसके साथ आए चंगेज खां का नाती जो उल्गू था, उसने करीब
1000 मंगोलों के साथ इस्लाम ग्रहण कर भारत में रहने का फैसला किया। यही जो मंगोल थे जो इस्लाम ग्रहण किए थे, ये नवीन मुसलमान कहलाए। ठीक है, लिखा हुआ है सब। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। उसने भी धोखे से, अपने चाचा थे उसके जलालुद्दीन खिलजी, धोखे से मार के वो राजा बना। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक 6 मंगोल आक्रमण हुए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अलाउद्दीन खिलजी का स्वयं का जो विजय अभियान था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक बार हम लोग उसका वो देख लेते, क्या बोलते हैं, देख लेते हैं मैप। तो खिलजी डायनेस्टी का मैप है ये। ये जो इलाका है, ये देखिए जो इलाका था अभी का, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो शुरुआत उसने की, तो ये इलाका उसके पास था। लेकिन अपने विजय अभियानों से इसने इन इलाकों पे डायरेक्ट नियंत्रण किया, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल किया इन इलाकों पे। लेकिन उसने जो, ये देखिए ये रास्ता जा रहा है, ये हमला किया था पांड्य राजाओं तक, ये मदुरा तक, रामेश्वर तक, रामेश्वर, मदुरा, तंजावुर, द्वार समुद्र, ये लगभग भारत के दक्षिणतम बिंदु तक जाके हमला किया था मलिक काफूर, इसके एक गुलाम ने, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो वहाँ भी लूटने की पर्पज़ से जाने का उसका मंतव्य जो था वो लूटने के पर्पज़ से ही था। देवगिरी हमला करते हुए द्वार समुद्र तक हमला किया, वारंगल पे हमला किया, फिर मदुरा पे, तंजौर पे, रामेश्वरा पे, यहाँ तक हमला किया। इधर पहले कहाँ तक किया, सूरत पे हमला किया, चित्तौड़ पे किया, रणथंभौर पे किया। ये देख लेते हैं इसको क्रम से कि कब कब कहाँ कहाँ किया। तो इस सेंस में देखा जाए, गुजरात विजय सबसे पहले 1299 में हुआ था। राजा कर्णदेव और कमला देवी थी, कर्णदेव की पत्नी थी कमला देवी, और कमला देवी को उसने बंदी बना के लिया और उसके साथ विवाह कर लिया था गुजरात विजय के बाद। अगला जो आक्रमण हुआ वो रणथंभौर के खिलाफ हुआ 1301 में। फारसी में जौहर का पहला वर्णन, इसका महत्व क्या है कि फारसी में जौहर का पहला वर्णन रणथंभौर के हमले में ही मिलता है। और राणा, इस समय रणथंभौर में राजा कौन थे, राणा हमीरदेव। अगला देखा जाए, अगला आक्रमण चित्तौड़ के खिलाफ हुआ 1303 में हुआ, और राणा रतन सिंह थे। और जब जीत गया, जब चित्तौड़ को मतलब सर कर लिया गया, तो उसका नाम खिजराबाद रख दिया गया। अगला आक्रमण होता है मालवा के खिलाफ 1305 में, और महलदेव उस समय इसके राजा हुआ करते थे। इसके आगे पहुँचते हैं देवगिरी में 1300 में लगभग। देवगिरी है महाराष्ट्र में। यहाँ इसमें यादव राजा रामचंद्र देव का शासन था, और कड़देव और देवल देवी। तो ये जो गुजरात का राजा कड़देव है, तो जब इसका पतन हुआ 1299 में, तो ये भाग के पहुंच गया कहाँ, देवगिरी चला गया था, और कमला देवी को बंदी बना के अपने पास लेते गया था अलाउद्दीन, इससे विवाह कर लिया था। और यही यहाँ जब देवगिरी पे आक्रमण हुआ, तो कड़देव और देवल देवी, जो कि पुत्री थी राजा कड़देव की, इन दोनों को पकड़ा और वापस ले गया। कड़देव के साथ लगभग सम्मान से पेश आया, और देवल देवी के साथ अपने पुत्र खिज्र खां से विवाह कर दिया। फिर ये शिवाना में भी हमला किया, बाड़मेर राजस्थान में पड़ता है। शीतल देव सिद्धदेव राजा थे। जालौर पे भी हमला किया, इसके राजा कानदेव थे। काकतीय वंश वारंगल के खिलाफ 1310-11 में हमला किया, ये महत्वपूर्ण है वारंगल, और मैप पे दिखाया, मैप पे आप देख भी लीजिएगा फिर से। वहाँ के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, और कोहिनूर हीरा इसने दिया था किसको, मलिक काफूर को। ये देखिए कोहिनूर हीरा का जो ये प्रमाण है ना, यहाँ से शुरू हुआ, गोलकुंडा के खान से निकला, काकतीय वंश वारंगल के राजा के पास था, और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने कोहिनूर हीरा जो था वो दिया किसको, मलिक काफूर को 1310-11 में वारंगल में। ठीक है, अगला आक्रमण 1311 द्वार समुद्र हुसैलों के खिलाफ हुआ था। वीर बल्लाल तृतीय इस समय राजा था, पराजित तो हुआ, लेकिन पराजित के बाद सुलह कर लिया। सुलह करने के बाद क्यों सुलह किया, क्योंकि उसने बोला कि अरे यार हमको क्या लूट रहे हो, उधर मदुरा जाओ ना, वहाँ सोना भरा पड़ा है, वहाँ जाकर लूटो, रास्ता बता रहा हूँ मैं, जाओ जी रास्ता बताओ। तो रास्ता बतवा, अपने हारा, अपने लुटाया, उसके बाद रास्ता बताया मदुरा का कि हम न खेलेंगे न खेलने देंगे। और दूसरी बात ये है कि यार मतलब हम गरीब हो गए, हमला हुआ, सामने वाला अमीर है बगल वाला, तो उसको भी गरीब करा दो, बराबर है, बैलेंसिंग एक्ट इसने खेला।
और उससे दोस्ती भी बढ़ गई कि भाई रास्ता नए लूट का रास्ता बता रहा है। तो मथुरा गया। वीर पांड्य और सुंदर पांड्य इस समय वहाँ हुआ करते थे। 1311 में लगभग मथुरा में सर्वाधिक धन प्राप्ति मथुरा से हुई, अभी तक का जो रिकॉर्ड था। और हालांकि ये छापामार युद्ध की तरफ शिफ्ट कर गए जो सुंदर पांडे और वीर पांडे थे। और कोई भी डिसेसिव बैटल ऐसे नहीं हुई कि जिसमें ऐसा तय हो गया कि हाँ ये जीत गए, ये हार गए। हार जीत लूटते रहे, ये भागते रहे, पीछे से मारते रहे, फिर वो भागे, फिर मारे, इस टाइप का खेल चलता रहा। और जैसे मराठा लड़ते थे कुछ कुछ उस तरीके से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी नहीं होगा। 1296 से 1316 तक इसने रहा। 4 साल मलिक काफूर ने भी अपना मतलब क्या बोलते हैं उसका पिट्ठू बैठाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो गया। और तुगलक वंश 1320 ईस्वी से तुगलक वंश की शुरुआत होगी। तो अगला देखते हैं तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। इससे पहले इसका मैप देख लेते हैं तुगलक वंश का। ये है तुगलक वंश का मैप। भारत में ये जो इलाके थे तुगलक वंश के थे। बेसिकली यहाँ पे भी जो राजपूत थे वो अलग मतलब स्वतंत्र हो चुके थे। और धीरे धीरे तुगलक वंश में एक चीज़ और देखी जाएगी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये नागौर था स्वतंत्र था, ये इलाका अपना स्वतंत्र था। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका था, शर्की साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ। दक्षिण में यहाँ पे क्या था, विजयनगर स्थापित हुआ, यहाँ बहमनी स्थापित हुआ। इसी समय में लगभग स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ने लगी थी। ये तुगलक साम्राज्य ही था, उसी के समय की बात है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये है कि मुल्तान के सूबेदार गाजी मलिक ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरो खां को मारकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। जो तुगलक है गयासुद्दीन वो 20 से 5 साल रहा। तुगलकाबाद शहर की इसने स्थापना की थी। 56 कोट का दुर्ग है। अब ये लिखने का पर्पज यही था, कभी मेल के लिए दे देता है कि 56 कोट का दुर्ग मतलब किसका था या किसने बनवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ये इसकी खासियत थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी नहरें बनवाई। तो कभी कभी आदमी मिस कर जाता है कि हो सकता है फिरोज शाह तुगलक हो, लेकिन नहीं, गयासुद्दीन तुगलक जो था वह प्रथम सुल्तान था, नहरों का निर्माण कराया। अब अगला इसका क्या महत्वपूर्ण महत्व है, वह है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 51 अभी तक करीब करीब 26 साल ये भी शासन किया, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा है उस समय के लिहाज से, मिडिवल पीरियड के लिहाज से। जियाउद्दीन बर्नी 17 वर्ष तक मोहम्मद तुगलक के साथ रहा। बर्नी महत्वपूर्ण है जियाउद्दीन बर्नी। इसने फतवा जहांदारी तथा तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी। और जो तारीख़ फ़िरोज़शाही है, शम्स सिराज अफ़ीक ने भी इसी नाम से किताब लिखी थी। तारीख़ फ़िरोज़शाही नाम से किताब शम्स सिराज अफ़ीक ने भी लिखी थी। अगला चलते हैं। तो ने जहाँ पनाह नगर नाम का नगर बसाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह नगर आदिलाबाद का किला इसने निर्माण कराया। तो क्या देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने 56 कोट का दुर्ग बनवाया और मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद के किले का निर्माण कराया। फिर देखते हैं इसने इसका जो अभिलेख था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो राजमुंदरी अभिलेख है। और इसने दुनिया का खान इसमें कहा गया है इसको, या विद्वता के कारण इसको दुनिया का खान कहा गया है राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को। 1336 ईस्वी में इसी के समय में हरिहर बुक्का ने विजयनगर राज्य और 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इसी के समय में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर एवं सालार मसूद गाजी बहराइच के कब्रों पर जाने वाला प्रथम। इसने अपने समय में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के कब्र पे और सालार मसूद गाजी बहराइच के कब्र पर जाने वाला प्रथम सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था, लेकिन कद्र भी करता था महात्माओं संतों की, ठीक है, और ये सूफी थे। आगे देखते हैं। इब्न बतूता 1333 में दिल्ली आया, काजी नियुक्त हुआ। 1342 ईस्वी में राजदूत बना, चीन भेजा गया। और राजशेखर, जिन प्रभाशुर जैसे विद्वानों का संरक्षण किया था इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। एकमात्र विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल कर्माशरीन के नेतृत्व में हुआ, लेकिन संधि हो गई, कुछ खास इसका परिणाम निकला नहीं। और ने 2-3 इसके जो ब्लंडर थे, जैसे दीवान कोई विभाग की स्थापना और उसकी वजह से जो तकाबी ऋण बांटना हुआ, वो सब जो फेल हुए। उसमें एक और था खुरासान अभियान की तैयारी। खुरासान में क्या था कि कमज़ोर ईरान के विरुद्ध दिल्ली, कर्माशरी जो कि मंगोल आया था, और मिस्र शासक, ये तीनों त्रिगुट बनाएंगे। कर्माशरीन और दिल्ली तीनों त्रिगुट बनाएंगे। और बगल में जो खुरासान जो इलाका है उसको सर करके अपने में बांट लेंगे।
तो 3,70,000 की विशाल सेना गठित की थी इसी वजह से, और 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया था, जो कि चूँकि खुरासान उस समय खुरासान अभियान के लिए ये लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि वहाँ पे एक महत्वपूर्ण शासक आ गया और उसने कंट्रोल कर लिया कंडीशंस को। इन लोगों की जो चाल थी वो फेल हो गई, और जो 1 लाख लोगों को वेतन दिया था वो बाद में सारे सैनिक मतलब बेरोज़गार हो गए। तो वो लूट-मार वगैरह को धंधा बना लिए, जो कि लैंड ऑर्डर ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की। तो अब एक बड़ा चंक, बड़ा पैसा उसमें उनको दिया जा चुका था, तो ये भी एक समस्या हुई। तो इस वजह से दुर्भाग्यशाली भी रहा मोहम्मद बिन तुगलक अच्छा खासा। फिर आते हैं अगले फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो इसका उत्तराधिकारी है। इसी के समय में जिया नक्शबंदी ने तूतीनामा फारसी में लिखी थी, और 1351 से 88 ईस्वी 1351 से 88 ईस्वी इसका शासन रहा। ये भी अच्छे खासे समय तक इसने शासन किया, और मतलब आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र सुल्तान था। फारसी में इसने आत्मकथा लिखी थी, और आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र सुल्तान था कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने उलूग खानी नहर या सतलज से, उलूग खानी नहर निकाली सतलज से, और रजवाही नहर निकाली यमुना से। उलूग किसके नाम पे उलूग बोला जाता था? उलूग खान बोला जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को उसके चचा थे, के नाम से इसने सतलज निकाली। और रजवाही उसके पिता थे, रजब रज्जब नाम था इसके पिता फिरोज शाह तुगलक के, उसके नाम से रजवाही नहर यमुना से निकाली, और उलूग खानी नहर सतलज से निकाली। अगर इसका अलग देखा जाए तो इसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का गठन किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल जल घड़ी का आविष्कार किया, ताश घड़ियाल और जल घड़ी का आविष्कार किया। और फतुहात फिरोज शाही ही आत्मकथा जो थी उसका नाम था फतुहात फिरोज शाही। के बाद जो इसका उत्तराधिकारी था ये नासिरुद्दीन महमूद हुआ। ध्यान रखिएगा, एक ममलूक वंश में भी नासिरुद्दीन महमूद है, जिसके समय में तबकात नासिरी लिखेगी। और 1394 से 1412 अच्छे खासे समय तक इसने शासन किया नासिरुद्दीन महमूद ने। और मलिक सरवर द्वारा जौनपुर स्वतंत्र राज्य बना, और 1398 में तैमूर का जो आक्रमण हुआ ये नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ। ये पूछा जाता है कि किसके समय में तैमूर का आक्रमण हुआ? 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय में आक्रमण हुआ था, और इस समय मलिक सरवर द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र शर्की साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब आते हैं फिर से मैप पे। मैप पे आते हैं तो आगे सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी तक धीरे 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 जो तुगलक के बाद जो स्वतंत्र राज्य, अभी ये देखिए यहाँ पे सर्की है, ये शर्की लोग हैं, ठीक है। यहाँ बहमनी है, ठीक है। यहाँ राजपूत हैं, यहाँ विजयनगर है, ठीक है। वहाँ पर ये दिख नहीं रहा था, ये बहमनी था और ये था विजयनगर, ठीक है। विजयनगर था, बहमनी है, ये राजपूत हो गए, ये सर्की हो गए। तो ये जो सल्तनत थी ना सैयदों के समय में, ये यहाँ तक सीमित हो गई। अब क्या था कि इसके बस इतना इसका महत्व है, इससे ज़्यादा मतलब इसमें मुल्तान शामिल था, और नागौर था, दिल्ली था, लाहौर था, ये बस जान लीजिए। बाकी जो है उसमें 4 लाइन में देख लीजिए कि खलजियों के बाद दूसरा सबसे कम समय तक राज्य करने वाला वंश है। तो 1414 से 1450 तक, मतलब ये इसने लगभग 36 साल 30 साल किया था खलजियों ने, 36 साल इसने किया। तो सबसे कम खलजियों ने, उसके बाद सैयदों ने शासन किया। खिज्र खां 1414 से 1421 तक। तैमूर ने जब आक्रमण किया था 1398 में, तो खिज्र खां ने तैमूर का सहयोग किया था। इसके बदले इसको लाहौर, मुल्तान एवं दीपलपुर की सूबेदारी मिल गई थी। तो बाद में इसने जब वो तैमूर चला गया तो रैत आला की उपाधि धारण की थी, सुल्तान नहीं। तैमूर के पुत्र शाहरुख के उत्तराधिकारी के रूप में शासन का दिखावा करता था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को याद करिए, जैसे वो कर रहा था शुरुआत में, ऐसे ही। आगे आता है मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। इसने शाह की उपाधि धारण की, सिक्के चलाए। इसके संरक्षित विद्वान थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसने तारीख मुबारक शाही की रचना की। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह है, और मोहम्मद शाह के बाद आराम शाह है। ये पूछा भी था सैयद वंश का क्रम, मतलब, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं लोधी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो लोधी वंश है, इसके समय में कुछ बढ़ोतरी हुई, सिकंदर लोधी ऐसे सुल्तान हुए महत्वपूर्ण, लेकिन के बाद ही सल्तनत युग का पतन हो गया। तो ये रही लोधी डायनेस्टी। ग्वालियर था इसमें, जौनपुर था, दिल्ली, हाँ। बहलोल लोधी ने क्या था, जौनपुर के शर्की साम्राज्य को सर कर दिया था। शर्की साम्राज्य को ख़त्म किया था किसने? बहलोल लोधी ने।
बहलोद्दीन शर्की साम्राज्य को समाप्त किया था। तो जिसने ऐसा काम कर दिया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। लोदी वंश क्या था? दिल्ली का प्रथम अफगान वंश था लोदी। बहलो लोदी 1451 से 1489 तक इसने शासन किया। सर्वाधिक समय तक राज करने वाला दिल्ली का सुल्तान था बहलोल लोदी। इसने बंधुत्व के सिद्धांत के अनुसार शासन किया। आज भी देखिए, अफगान समानता में भरोसा करते थे, और ये अफगान था। अफगान आया शुरुआत में, तो इसने वो जो समानता वाली बात थी उसको बनाए रखा। मतलब ये ऐसा करता था कि जो इसके साथ वाले सरदार रहते थे, तो ये बैठता नहीं था, खड़ा रहता था, खड़े होकर निर्देश देता था। सुल्तानों वाली मतलब वो जो होता कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, आएगा कोई पैर चूमेगा, इस टाइप वाला सिस्टम इसने नहीं रखा था। सबके साथ बराबर नीचे बैठता था, सबके साथ बराबर। तो ये इसके अंदर था उस समय। तो यही बंधुत्व के सिद्धांत के अनुसार इसने शासन किया। बहलोली सिक्के चलाए और कालीन पर बैठता था। देखिए मेंशन भी कालीन पर बैठता था। आगे इसका जो आगे उत्तराधिकारी हुआ ये सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी जो बच्चा था, राजकुमार था, देख रहा है तो बाप यार सुल्तान आदमी ऐसे बैठ कर काम कर रहा है, मैं बनूंगा तो देखो मैं क्या करूंगा। इसने किया भी। तो इसने जो सुल्तान की गरिमा थी उसको लौटाया, और सबको पैबोस या मतलब चरण चूमने या जो भी झुकने के लिए मजबूर किया। बराबरी का काम खत्म किया। ये सुल्तान बना, सुल्तान की तरह, मतलब जिस तरीके बंधुत्व के सिद्धांत पे काम नहीं करता था। हाँ, ये अलग बात है कि बहलोल लोदी कमजोर नहीं था, लेकिन वो बंधुत्व को महत्व देता था, और सरदारों की बातों को भी, सरदारों को भी बराबरी का दर्जा देता था। तो आते हैं सिकंदर लोदी पे। तो इसका मूल नाम था निजाम खां। सिंहासन पर बैठना शुरू किया इसके दौर में। 1506 में आगरा नगर की स्थापना की, बादलगढ़ के किले का निर्माण। अब एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और आगरा में बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया। एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि भाई अब इसमें कई और डेट मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वाला मैंने मेंशन किया है क्योंकि अब अगर आयोग कभी पूछे और गलत सही हो तो हम दिखा सकते हैं ना, तो एनसीईआरटी मेंशन आप कैसे कर, ये वाली बात। फिर आ गया था गजे सिकंदरी। इसने 30 इंच का गजे सिकंदरी चलाया, गज चलाया 30 इंच का। मुस्लिम स्त्रियों के लिए मुस्लिम संतों की कब्रों पर जाने से रोका, और मूलतः फिरोज तुगलक की नीति थी। ये मुस्लिम स्त्रियों को मुस्लिम संतों की कब्रों पर जाने से रोकना फिरोज तुगलक की नीति थी, ने उसको भी लागू कराया। सालार गाजी बहराइच वाले, इनके जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। हिंदुओं के यमुना स्नान पर प्रतिबंध लगाया घाट पर। मतलब थोड़ा कट्टरवादी था, और जो मूल इस्लाम है जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं, औरंगजेब की तरह था ये एक तरीके से, थोड़ा थोड़ा समझा जाए तो। वजीर मियाँ मुंजा तिब्बे सिकंदरी महाआयुर्वेद की रचना की थी। वजीर मियाँ मुंजा ने तिब्बे सिकंदरी, तब इसमें आयुर्वेद संबंधित वर्णन है, तो ये संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ये बनाया गया था तिब्बे सिकंदरी। ठीक है। अगले चलते हैं। इब्राहिम लोदी साहब थे। 1517 से 1526 दुर्भाग्यशाली आदमी था, क्योंकि इसके समय में आक्रमण हुआ बाबर का। एक और था राणा सांगा, भी घटोली के युद्ध लड़े थे 1517-18 में, जिसमें राणा सांगा ने इनको हरा दिया था। फिर 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें मार डाले गए इब्राहिम लोदी, और बाबर आ गया दिल्ली। तो अब इसके आगे एक थोड़ा सी ये इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि इल्तुतमिश सल्तनत काल में जो सिक्के चलाए का वेट कैसा कहता था। इसे एक चांदी का टका था, वो 48 जीतल तांबे के जीतल के बराबर होता था, जो कि 192 दांग के बराबर होता था, और ये कुल मिला के 480 दिरहम के बराबर होता है। तो एक चांदी का टका 480 दिरहम के बराबर, एक चांदी का टका 48 जीतल के बराबर, एक चांदी का टका 192 दांग के बराबर था। जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, सूबा प्रांत हुआ करता था, सूबा के नीचे शिक हुआ करता, मंडल शिक मान सकते हैं, और परगना जिले से छोटी इकाई थी, परगना हुआ करती थी। ठीक है। अब फिर मैप पे लौटते हैं और ये देख लेते हैं। ये मैप है किस तरीके से सल्तनत कालीन दौर में जो भारत का मैप था उसमें बदलाव हुआ। स्पष्टता खास नहीं है, लेकिन एक आउटलाइन आप ऐसे देखिए कि इस पर आउटलाइन खींच देते हैं। ये रहा आउटलाइन इसकी। ठीक है। ये रही आउटलाइन इसकी, ये रही आउटलाइन इसकी। ठीक है। आउटलाइन क्लियर हो गई। अब देखते हैं। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ये बन गया इल्तुतमिश, ये बताया गया है। फिर बलबन आता है, तो ये इलाका अलाउद्दीन खिलजी इसको बढ़ा के यहाँ तक पहुँचाता है। राजपूत यहाँ प्रबल बने रहते हैं, और
तुगलकों के बाद जो सैयद डायनेस्टी है और ये लोधी डायनेस्टी है, इसकी चर्चा की गई है। और इस समय और कौन कौन से राज्य थे? गुजरात राज्य अलग अपना काम कर रहा था, राजपूत अलग हो गया था, इधर बंगाल अलग था ही, यहाँ पे गोंडवाना था। छत्तीसगढ़ में जो आज इलाका छत्तीसगढ़ एमपी का इलाका था वो गोंडवाना का इलाका माना जाता था। यहाँ बमनी था, ये विजयनगर था, चर्चा हुई है, ये मालवा था। ये मैप में यहाँ से डेवलपमेंट है। अब आगे देखते हैं। सैयद लोधी की चर्चा हो चुकी है। अब आते हैं हम विजयनगर साम्राज्य पे। और विजयनगर और बहमनी इन दोनों की चर्चा एक साथ की जाएगी। पिछले में चर्चा करें 1336 और 1347 दोनों ने स्थापना के जो डेट हैं। विजयनगर दक्षिण में था सबसे, और इसके जो महत्वपूर्ण सेंटर थे एक था विजयनगर थे, पेनगोंडा पहले राजधानी हुआ करती थी और बाद में हुई मत्तूर मदुरई तक ये फैला हुआ था। और ये श्रीलंका में भी इसके आक्रमण हुए विजयनगर साम्राज्य के। ये इसका इलाका था विजयनगर का। ठीक है, फिर था बहमनी। शुरुआत में बहमनी पूरा था और बाद में उसको 5 भागों में 5 राज्यों में बांट दिया गया। अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर 5 भागों में बांट दिया गया। इससे थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। विजयनगर साम्राज्य के साथ और कौन कौन से थे? ये विजयनगर था, ये कालीकट था, ये गजपति थे। ठीक है, और ये विजयनगर एरिया गजपति का इसने एक्वायर कर लिया था। विजयनगर साम्राज्य ने गजपतियों का इलाका इसने एक्वायर कर लिया था विजयनगर साम्राज्य ने, उड़ीसा के गजपति शासक जो माने जाते हैं। अब देखते हैं, हम एक चीज़ देख लेंगे कि जो बरार कौन कौन से वंश राज करते थे। इन 5 जो भाग हैं बहमनी के जो भाग हैं, इस पे कौन कौन से वंश राज किया करते थे। तो बरार पे कौन था? अहमदनगर में कौन था? में था निजाम शाही। ठीक है, बीजापुर में कौन था? आदिल शाही। गोलकुंडा में कौन था? शाही। बेरार में कौन था? नाथ शाही। और बीदर में कौन था? वरिश। ये आपके सारे इसके वंश हैं, इसको देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। डायरेक्ट मिलाने के लिए पूछ देते हैं और मतलब थोड़ी जानकारी है तो बेहतर ही है। विजयनगर पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं बाबर और सूर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बाबर जब आक्रमण करता है तो बाबर के समय में उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी, और जब आक्रमण करता है तो ये इलाका वो कवर करता है शुरुआत में। लेकिन जल्द ही हुमायूं के समय में सूर साम्राज्य अस्तित्व में आता है और इसका इलाका ये रहता है। राजस्थान के भी कुछ इलाके को इसने कवर किया, और ये जो पूरा इलाका है ये सूर साम्राज्य के दौर का है। और अंततः जो सरहिंद का युद्ध था, इससे हुमायूं की वापसी होती है। ठीक है, तो एक बार डिटेल चर्चा करते हैं हम लोग किस पे? विजयनगर पे। विजयनगर के जो वंश थे तो हम लोग अगर एक ट्रिक निकालें तो समसातुला अपने लिए निकाले। समसातुला तो कौन था? संगम, सम से सा से संगम, तालु, त से तू से तुलुब, और आ, ये जो आ की मात्रा है इससे अराविड। 4 हुए। ये संगम हो गया, ये सा से ये सालू हो गया, ये तुल से तुलुब हो गया, और आ से अराविड हो गया। तो समसातुला है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं न्यूमेरिक्स, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये फॉलो करें। मैंने बनाया तो बता दिया आपको। फिर संगम वंश 1336 से 1485 तक, तो लगभग 150 साल तक इसने राज किया। ये मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हरिहर प्रथम इसका पहला राजा था। ठीक है, और 1336 से 56 तक 20 साल तक इसने शासन किया। इब्न बतूता की विजयनगर यात्रा हुई थी हरिहर प्रथम के समय में। प्रारंभिक राजधानी थी अनेगोंडी। ठीक है, 7 वर्ष पश्चात विजयनगर को राजधानी बनाया था किसने? हरिहर प्रथम ने।
वर्तमान में हम्पी बेलारी जो ज़िला है, ये इसमें विजयनगर जो राज्य थी, जो राजधानी थी, हम्पी और बेलारी में फैली हुई है, विजयनगर जो राजधानी थी। फिर आता है बुक्का प्रथम, इसका भाई था हरिहर का बुक्का, 1356 से 1377, 21 साल लगभग इसने भी शासन किया। और रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में है, उसको लेकर बहमनी से संघर्ष की शुरुआत बुक्का प्रथम के समय में रायचूर दोआब को लेकर शुरुआत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 1347 में तो स्थापना ही हुई थी उसकी, बहमनी की। तो 2-4-5-6 साल बाद संघर्ष शुरू हो गया। इसको बोलते हैं, बुक्का प्रथम को एक टाइटल देते हैं वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। आगे चलते हैं। हरिहर द्वितीय था, हरिहर द्वितीय अगला राजा है। ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण लेने वाला विजयनगर का पहला शासक था हरिहर द्वितीय। प्रधानमंत्री इसका था सायणाचार्य, जिसने मध्यकालीन भारत में वेदों के भाष्यकार के रूप में जाना जाता है। सायणाचार्य को, जो किसके समय में हुआ? यह हरिहर द्वितीय, संगम वंश के हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री था। अगला राजा है देवराय प्रथम, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1404 से 1422 तक। इसलिए महत्वपूर्ण है विदेशी यात्रियों के लिए भी, अपने काम के लिए भी। इसने तुंगभद्रा पर बांध बना नहर का निर्माण किया देवराय प्रथम ने। आपको स्टेटमेंट दे सकता है। दूसरा क्या, 1420 ईस्वी में इटली निकोलो कोंटी की यात्रा, इटली की निकोलो कोंटी की यात्रा हुई थी देवराय प्रथम के समय में। फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी से हारकर पुत्री की शादी की, लेकिन अंततः हराकर दोआब जीत लिया। तो इसमें ऐसा केस हुआ था कि देवराय प्रथम के समय में जब लड़ाई हो रही थी, तो एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें फिरोज शाह बहमनी ने, ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी ने देवराय प्रथम को हरा दिया। तो देवराय प्रथम को अपने पुत्र की शादी करनी पड़ी उससे, ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी से। लेकिन धीरे धीरे ये जुगत भिड़ाता रहा और अंततः एक और युद्ध में इसने ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी को हरा दिया। और जो ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी थे, उसको अपना पद छोड़ना पड़ा अपने भाई के लिए, क्योंकि कमज़ोर जाने लगा, शासक था, हार गया। तो अपनी गलती को इसने सही कर लिया अपने जीवन काल में ही। श्रीनाथ नामक एक दरबारी था इसका, जिसने हरिविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। श्रीनाथ ने हरिविलासम की रचना की थी। उसके बाद आता है देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद आता है देवराय द्वितीय, 1422 से 1446। संगम वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माना जाता है देवराय द्वितीय को। तो गजबेटकर की उपाधि दी गई, तो हाथियों का शिकार करने वाला। श्रीनाथ यहाँ भी दरबारी थे। श्रीनाथ देवराय प्रथम के समय भी थे। फारस के शाहरुख का दूत अब्दुल रज्जाक आया था इसके समय में। फारस के शाहरुख का दूत आया था अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में। इसको इंद्र का अवतार भी माना जाता है। क्या माना जाता है? देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार माना जाता है। ने मुसलमान धनुर्धरों की भर्ती की, धनुर्विद्या सीखने को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि ये देखता था कि जब युद्ध कौशल में भारतीय पिछड़ रहे हैं तुर्कों से किस किस मामलों में, उनमें ये जो तीरंदाजी थी वो एक थी। तो उसने मुसलमान धनुर्धरों की भर्ती की और उनसे ट्रेनिंग दे के अपने सेना को जो ट्रेनिंग दिलाई इन धनुर्धरों से, और उसके बाद धनुर्विद्या सीखने को प्रोत्साहित किया। जो संगम वंश था, इसका अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। आगे आता है सालू वंश, 1485 से 1505 तक रहा, काफ़ी दिन नहीं माना जाएगा, इस साल ये भी चला। संस्थापक थे नरसिंह सालू, अंतिम थे इम्पाड़ी नरसिंह, जिसे हटाकर वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की। और वीर नरसिंह संस्थापक थे। इनका छोटा भाई था कृष्णदेवराय, सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं पूरे विजयनगर साम्राज्य के। 1509 से 29 तक 20 वर्ष इनका शासन रहा। और तुर्की बाबरी, तुर्की में बाबर ने मध्यकालीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना है कृष्णदेवराय को, बाबर ने माना है। तो आपके दुश्मन ने या आपको न जानने वाले किसी ने ऐसा माना है तो बड़ी बात है। बहमनी सुल्तान जो महमूद शाह था, वो कारागार से मुक्त कर बीदर की गद्दी पर पुनः आसीन कराया। इसके बाद यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ली, क्योंकि यवन जैसे ये है ना, यवन सिर्फ ग्रीक को नहीं बोलते थे, जो भी बाहरी माने जाते थे उन सबको यवन बोला जाता था। जो भारतीय मूल रूप थे उनसे अलग थे, उनको यवन बोला जा सकता था। इसी वजह से जब बहमनी के सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त कर बीदर की गद्दी पर पुनः आसीन कराया, तो उसको यवन राज स्थापनाचार्य कहा गया। इसे अभिनव भोज या आंध्र भोज या आंध्र पितामह भी कहा जाता है। किसको? कृष्णदेवराय को। दिग्गज जो होता नवरत्न हुआ करते थे विक्रमादित्य के दरबार में, उसी तरह दिग्गज थे किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के। इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण थे? अल्लसानी पेद्दन, तेलुगु कविता के पितामह थे ये।
इन्होंने मनुचरितम नामक ग्रंथ की रचना की थी। भट्टमूर्ति थे एक, निम्मन थे एक, तेनालीराम थे, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है पांडुरंग महात्म्य। धुर्जेट जैसे भट्टमूर्ति, निम्मन, धुर्जेट, अल्लसानी पेद्दन, तेनालीराम। पाठ में 5 प्रमुख ज्ञानी गए, तक अंदाजा रखिएगा किससे किसके दरबार में थे, किससे संबंधित थे, देवराय से संबंधित थे। स्वयं कृष्णदेवराय विद्वान थे और उसने भी रचनाएं की थी। कौन सी? अमुक्तमाल्यद, ये तेलुगु भाषा में है। विजयनगर के प्रशासन से संबंधित है। कौन? अमुक्तमाल्यद। और जाम्बोती कल्याणम संस्कृत नाटक है। माता कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागम्बा की याद में नागलपुर नगर की नगलापुर नगर की स्थापना की थी। नागम्बा की याद में हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेवराय ने। पहलवानी का शौक था इनको, शतरंज के भी बेहतरीन खिलाड़ी थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ इनके संबंध अच्छे थे। 1510 ईस्वी में भटकल के पास दुर्ग निर्माण की अनुमति दी थी पुर्तगालियों को कृष्णदेवराय ने। आगे आते हैं, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा की जो यात्रा थी ये कृष्णदेवराय के समय में हुई थी। जैसे ये यात्री एक बार फिर देख लेते हैं। अब्दुल रज्जाक आया था, अब्दुल रज्जाक जो आया था देवराय द्वितीय के समय में आया था। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में आया था। डोमिंगो पायस और बारबोसा पुर्तगाली थे। ये दोनों आए थे किसके समय में? कृष्णदेवराय के समय में आए थे। और अगले जो अच्युत देव राजा थे तुलु वंश के समय में नूनी आया था पुर्तगाली यात्री। और पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक तब आया था जब तालीकोटा का युद्ध हो गया। तो ये चलते हैं थोड़ा सा। अच्युत देवराय से कृष्ण देवराय के भाई थे पुर्तगाली यात्री नूनीज ने यात्रा की थी। सदाशिव राय कौन थे? कृष्ण देवराय का अल्पवयस्क पुत्र था। कौन? सदाशिव राय ने पीएम राम राय जो कि वास्तविक शासक था, वो अल्पवयस्क था, मतलब अंडर एज था, 12-14 साल का रहा होगा, चाहे 8-9 साल का में भी, जैसा भी। तो पीएम राम राय समय सर्वे से सर्वा थे, जैसे बैरम का था अकबर का, जैसे पीएम राम राय जो थे वो वास्तविक शासक थे। इसने बहमनी के खंडित राज्यों में बेवजह हस्तक्षेप किया। लड़ाई करवानी चाहिए, लेकिन वो सब एकजुट हो गए। विजयनगर को कमजोर देख के या राजा स्पष्ट राजा न देख के एकजुट हो गए। और 1565 में तालीकोटा या बन्नीहट्टी या राक्षस तंगड़ी तीनों बोला जाता है, इसके युद्ध में विजयनगर को हरा दिया। बरार में शामिल नहीं था। बरार छोड़कर बाकी 4 राज्यों वर्सेस विजयनगर, विजयनगर की बुरी तरह हार हुई और इसके बाद ही विजयनगर लगभग समाप्ति की तरह चला गया। इसके बाद एक वंश अराविड वंश आया, लेकिन अब उस तरह की महत्ता इसकी बची नहीं रह गई थी। एक खास बात कैसे पता चलेगा कि तालीकोटा के युद्ध में जो बहमनी राज्य था उसका कौन राज्य नहीं शामिल था? तो हम लोग समय बोला था बरा देना, मतलब छोड़ देना को बोलते हैं बरा देना। तो इससे हम याद किए थे बरार ने बरा दिया, बरार ने छोड़ दिया था, किसी काम को करने से छोड़ देना, रहने देना, तो बरा देना, छोड़। तो लड़ाई से बरा देना, लड़ाई न करना, तो वो हो गया कि बरा दिया, बरार ने बरा दिया। ये स्थानीय भाषा का शब्द है, तो मतलब जरूरी नहीं कि आप लोग यही करें, आप जैसे याद करना चाहे याद कर सकते, लेकिन बरार नहीं लड़ा था, ये जानना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि युद्ध के तत्काल बाद पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक विजयनगर यात्रा की और दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया था। अगले 5 वर्ष तक तुलु वंश का शासन था, अनुगुंडी से चला, फिर अराविड वंश आया और इसके बाद जो अराविड वंश है तिरुमल द्वारा स्थापना की गई थी, राजधानी पेनुकुंडा हो गई। तो हम लोग शुरुआत में क्या चर्चा किए थे? शुरुआती राजधानी अनेगुंडी थी, लेकिन बाद की राजधानी कौन हो गई? पेनुकोंडा। बाद की राजधानी हो गई थी पेनुकोंडा। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। विजयनगर साम्राज्य का जो सोने का सिक्का था उसको वराह बोला जाता था। हुड़ प्रदोष या पैगोडा का सिक्का जो था उसको वराह, हुड़, प्रदोष या पैगोडा बोला जाता था। दास प्रथा प्रचलित थी। क्रय विक्रय को वेशवाग बोला जाता था। दासों के क्रय विक्रय को क्या बोला जाता था? आपको देख, दासों के क्रय विक्रय को बोला जाता था वेशवाग, ठीक है। और जो सोने का सिक्का था उसको वराह बोलते थे, हुड़, प्रदोष या पैगोडा भी बोलते थे, ठीक है। अब आगे आ जाएगा रोटेट कर
उसके बाद मैप देखते हैं हम लोग किसका, मुगल साम्राज्य का। ठीक है, ये है मुगल एम्पायर। ये देख लेते हैं किसके समय में कहाँ कहाँ तक एरिया था, तो इसे देख लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, हाँ, ये है बाबर का इलाका। बाबर ने इन इलाकों पे कब्जा किया। हुमायूं के समय में लड़ाई होती रही, जाती रही, फिर उसके बाद हुमायूं चला गया था, फिर 1555 तक वापस लौट के आया। तो हुमायूं के समय में कोई आगे बढ़ा मामला नहीं। बाबर का इलाका भी खो गया था हुमायूं के समय में। लेकिन हुमायूं के बाद जो अकबर है उसका इलाका क्या था, अकबर का जो इलाका था ये था। ये देखो, ये है आपके अकबर का इलाका। इसके बाद शाहजहाँ ने इसने ये ज़रा सा ऐड किया है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड किया शाहजहाँ ने। तो ये शाहजहाँ का एक्सपेंसन है। लेकिन औरंगज़ेब ने जो था, ये जो साम्राज्य है मुग़ल साम्राज्य, इसको पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। और ये जो पूरा इलाका, मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो लगभग पूरा इलाका है, ये सारा इलाका, तो इस मैप में ज़रा ढंग से दिखे, छोटे करके दिखा रहा है। औरंगज़ेब के समय ये जो है पूरा का पूरा इलाका है। तब नीचे ये छोड़ा, नीचे का छोड़ दिया जाए, तो नीचे का छोड़ दिया जाए तो जो पूरा इलाका है वो अंग्रेज ने औरंगज़ेब के समय में मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य के बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें। परीक्षा संबंधित जो भी पॉइंट है उसको ज़रा डिस्कस कर लिया जाए, क्या क्या संभव है। तो हम लोग देखेंगे सभी राजाओं के महत्वपूर्ण युद्ध, कौन कौन से युद्ध रहे हैं उनके अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण युद्ध कौन से रहे हैं मुग़लों के। इनको महान मुग़ल भी कहा जाता है, इनकी चर्चा की गई है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, इन महान मुग़ल थे। इसके बाद जो है वो लेटर मुग़ल कहलाए या बाद के मुग़ल। तो महान मुग़लों की चर्चा की जाएगी। इसमें ये देख लेते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब। ठीक है, तो इनके बारे में पहले ये देख लेते हैं कि बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है, हुमायूं टॉम्ब बोलते हैं, काफ़ी अच्छा है, घूमने लायक जगह है। अकबर का सिकंदरा में है, आगरा से दिल्ली के रास्ते पे पड़ता है। जहांगीर का लाहौर में है, शाहदरा लाहौर। शाहजहाँ का आगरा में है, आगरा का ताजमहल उसी में है। और औरंगज़ेब का कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। तो ये देखा जाए कि आज के जो भारत की आज की सीमा है उससे बाहर कितने मुग़लों के, जो महान मुग़लों के मकबरे आज के सीमा से बाहर हैं। महान मुग़लों के देखा जाए तो काबुल, लाहौर, तो ये हुए। तीसरा हुआ रंगून वाले भाई साहब, कौन, बहादुर शाह जफर। इन मुग़ल शासकों के जो मकबरे हैं वो देश से बाहर हैं, रंगून में उनका। ठीक है, चित्रकारों की चर्चा कर ली जाए। पूछ लेता है और मतलब पूछ सकता भी है कि कौन कौन से और चित्रकार जो हैं किसके समय में थे। कि चित्रकला लगभग औरंगज़ेब को छोड़ दी जाए तो लगभग सबके समय में उनका एक ट्रेंड रहा है। तो बाबर के समय जो महत्वपूर्ण चित्रकार था उसका नाम था बेहजाद। बेहजाद बाबर के समय में महत्वपूर्ण चित्रकार था। अब्दुस समद और मीर सैयद अली, ये हुमायूं के समय में थे। अब्दुस समद और मीर सैयद अली ये हुमायूं के समय में थे। ये कंटिन्यू होते हैं अकबर में भी। अब्दुल समद, मीर सैयद अली, साथ ही साथ दसवंत, बसावन, मिश्किन और केसू, ये भी शामिल हो जाते हैं अकबर के समय में आके। जहांगीर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन है, मंसूर है, अबुल हसन है, फर्रुख बेग है और विसन दास है। मंसूर और अबुल हसन, इनको उपाधियाँ भी मिली थी। ठीक है, शाहजहाँ के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन है, मीर हासिम, चिंतामणि और फकीरुल्लाह। महत्वपूर्ण काम इनके देख लेते हैं। बाबर के, बाबर ने तुझके बाबरी तुर्की में लिखी थी।
तुझके बाबरी लिखी थी तुर्की में। और फिरोज शाह ने जो पहला सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा, और एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, किसमें? फारसी में लिखी थी उसने अपनी आत्मकथा। और उसका सुबहाते फिरोज शाही उसका नाम था। तो ज़रा तुझके बाबरी बाबर ने लिखी थी, लेकिन फारसी में नहीं, तुर्की में लिखी थी। वहीं जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुझके जहांगीरी, वो फारसी में लिखी थी। ठीक है। शाहजहाँ ने 1638 में राजधानी को दिल्ली ले गया। कहाँ से? आगरा से। शुरुआती राजधानी लोदियों के बाद से मुगलों की भी आगरा रही। आगरा से दिल्ली ले जाने वाला तो कौन था? शाहजहाँ था। और 1638 में वो ले गया था। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद की स्थापना की थी। बादशाही मस्जिद बनवाई थी। अब महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं, जो कि काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग सबके 4-4 युद्ध हैं। अकबर का हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अकबर के युद्ध और ज़्यादा हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध उसमें शामिल है। लेकिन अगर बाबर की चर्चा की जाए, ये रहा। हाँ, बाबर की चर्चा की जाए तो एक निमोनिक है, पाखा चल घर। ये मतलब काफ़ी फेमस है, लोग मतलब यूज करते हैं बहुत पहले से। तो पाखा कौन? पा से पानीपत 1526 में हुआ था। खा से खानवा 1527 में हुआ था पानीपत। सिकंदर लोदी को हराया इसने खानवा में। राड़ासांगा की हार हुई। चल से चंदेरी 1528 में राजपूत राजा को हराया चंदेरी में भी जाके। रातों रात इसने एक पहाड़ी काट, इसके सेना ने एक पहाड़ी काट दी थी। मजाक बात नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात है। पहाड़ी काट दी थी इसके सेना ने रातों रात। इसके बाद देखा जाए घाघरा घाघरा के युद्ध में 1529 में अफगानों को हराया था बाबर ने। तो ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं बाबर के समय के। हुमायूं के महत्वपूर्ण युद्ध में आप कहेंगे हुमायूं कहाँ लड़ा? भाई लड़ा है, देखिए कैसे लड़ा। चौसा 1539 हारा शेरशाह से। फिर बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540, इसमें भी हारा शेरशाह से। उसके बाद ये बाहर रहा, घूमता रहा, भारत भी गया। फिर वहाँ से आया, सेना थी उसके पास। सिकंदर सूर के समय में, जो कि उत्तराधिकारी था शेरशाह का, तो फिर ये वापस आया। और 1500 मई 1555 में इसने माछीवाड़ा, माछीवाड़ा कहाँ है? लुधियाना से है लगभग 20 मील पूर्व की तरफ, लुधियाना के पास पड़ता है। माछीवाड़ा जगह पे का युद्ध हुआ। किसके साथ? माछीवाड़ा का युद्ध हुआ। सिकंदर शाह के 2 सेनापति, तातर खां और एक कोई और था। कासिम तातर खां एक कोई और था। तो 2 सेनापति थे। सिकंदर शाहसूर स्वयं नहीं था और छोटी सेना भेजा था। उसको लगा कि हुमायूं को हराना आसान होगा, क्योंकि ये सेनापति है नहीं। तो माछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने माछीवाड़ा का युद्ध था, उसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह के जो 2 सेनापति थे उनको पराजित कर दिया। उसके बाद मई में युद्ध हुआ माछीवाड़ा का। मच्छीवाड़ा भी बोलते हैं, मच्छीवाड़ा, माछीवाड़ा, मच्छीवाड़ा। फिर अगला आता है सरहिंद का युद्ध, जो कि निर्णायक रहा। 1555 में सिकंदर सूर स्वयं आया। लगभग कहा जाता है 90,000 की सेना उसके पास थी और हुमायूं के पास 1,20,000 की सेना थी। तो दोनों का युद्ध हुआ। ये और पूर्व में पड़ता है सरहिंद नामक जगह, लुधियाना के और पूर्व में पड़ता है सरहिंद नामक जगह, वहाँ पे हुआ। और उसमें हरा के सिकंदर शाह सूर को हुमायूं ने फिर दिल्ली के सिंहासन पे कब्जा किया। और इसके आगे अकबर के युद्ध थे। आगे अकबर को डिटेल में देखेंगे हम लोग। उसके बाद जहांगीर के ऐसे कोई खास युद्ध दिखते नहीं है, शाहजहाँ के समय में भी। लेकिन औरंगजेब के युद्ध दिखते हैं। शाहजहाँ और औरंगजेब के बीच में 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। औरंगजेब के बाकी भी युद्ध हैं, लेकिन ये जो क्रम पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है किसके बारे में? जो दारा और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुए थे। ठीक है। तो इसमें कौन था, कौन कौन सा था? बहादुरगढ़ का युद्ध था, धर्मत का युद्ध था, सामूगढ़ का युद्ध था और देवराई का युद्ध था। तो कलर चेंज कर देते हैं। देवराई, सामूगढ़, बहादुरगढ़, धर्मत। ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। अब इसका निमोनिक जो बनाया गया है, बहादुर धर्म सामुराई, क्या निमोनिक है? बहादुर धर्म सामुराई। बहादुर से बहादुरगढ़, धर्म से धर्मत, सामू से सामूगढ़ और राई से देवराई। ठीक है। तो बहादुरगढ़ जनवरी 1658 में लड़ा गया। जनवरी 1658 में बहादुर। अगर स्पष्ट ना हो तो आप लिख सकते हैं इसको, और इस निमोनिक के साथ अपने पेज पे बना सकते हैं। तो बहादुरगढ़ का युद्ध था, 1658 में लड़ा गया। सुलेमान शिको और जयसिंह। सुलेमान शिको था दारा शिको का पुत्र था, और जयसिंह थे जयपुर के राजा थे। इन दोनों की सेना एक साथ में थी,
जो कि सुलेमान शिकोह के साथ शाही सेना थी, और जयसिंह भी शाही सेना में ही थे। इनके साथ लड़ा कौन? बंगाल का गवर्नर शाह शुजा, जो कि भाई था दारा का। ठीक है, तो इसमें इसमें शाह शुजा को हरा दिया। बहादुरगढ़ के युद्ध में शाही सेना ने शाह शुजा को हरा दिया। लेकिन ये शाह शुजा को हरा के वापस आके औरंगजेब से टक्कर लेने के बजाय बंगाल में उसकी तरफ दौड़ते गए, मतलब उसको दौड़ाते गए कि हरा दिए हैं, दौड़ाएंगे। तो इस चक्कर में शाही सेना काफ़ी देर तक फंसी रह गई उधर। फिर हुआ धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध तक वापस नहीं आ पाए ये लोग। तो धर्मत के युद्ध में क्या हुआ कि कासिम खान, ये दारा का सेनापति था, और जसवंत सिंह जो कि जोधपुर का राजा था, वो लड़ा दारा की तरफ से। औरंगजेब लड़ा था अपनी तरफ से, औरंगजेब लड़ा, तो औरंगजेब इसमें विजयी हो गया। धर्मत के युद्ध में अप्रैल 1658 में लड़ा। पहली लड़ाई होती थी जनवरी में, दूसरी अप्रैल में होती है, तीसरी सामूगढ़ का युद्ध होता है मई में 1658 में ही। और इसमें जो है दारा खुद लड़ता है औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी और दारा इसमें स्वयं लड़ता है। इसमें फिर दारा की पराजय होती है और दारा भाग जाता है। साल भर इधर उधर भटकता है, फिर सोचता है कि चलो टक्कर लेते हैं, हो सकता है जीत जाए। देवराई के युद्ध 1659 का जो था, अजमेर के निकट देवराई घाटी में दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, और दारा का सिर कलम करवा देता है। समय तक जो औरंगजेब था वो मुराद को भी निपटा चुका था, तो अभी औरंगजेब ही बचता है और वो सम्राट बन के गद्दी पर बैठता है। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध रहे मुगलों के, महान मुगलों के। अकबर के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी ले लेते हैं। जैसे 1556 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया। माना जाता है कि 1562 में इसने दास प्रथा समाप्त कर दी थी। इसके जो अभियान थे वो कौन कौन से थे? मालवा का जो अभियान था 1561 में था। ठीक है, राजा बाज बहादुर और अधम खां एवं पीर मोहम्मद के नेतृत्व में। अकबर खुद नहीं गया था, अधम खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में इसका अभियान हुआ था मालवा का, जिसमें इसने जीता भी था और वहाँ से राजा बाज बहादुर को कैद करके ले भी आया गया था। बाद में उसके दरबारी संगीतकार भी बने राजा बाज बहादुर। फिर आमेर के राजा भारमल के खिलाफ 1562 कछवाहों ने अधीनता स्वीकार ली। डायरेक्ट लड़ना नहीं पड़ा, इसने अधीनता स्वीकार की 1562 में। इसी समय की बात है, उसने दास प्रथा समाप्त की और मेड़ता पे आक्रमण उसने कब कब्जा किया? 1562 में मेड़ता पर अधिकार कर लिया। फिर आते हैं 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1562 में दास प्रथा समाप्त की। 1564 में माना जाता है जजिया समाप्त किया, जजिया कर जो। 1564 के समय में रानी दुर्गावती, जो गढ़कटंगा अभियान चला रानी दुर्गावती के खिलाफ, इलाहाबाद का सूबेदार आसफ खां, यह रानी दुर्गावती के खिलाफ यह अभियान चलाया। और इसने इतना वहाँ से खजाना लूटा और अकबर को समर्पित नहीं कर रहा था, तो अकबर ने चढ़ाई कर दी सूबेदार आसफ खान। तब इसने सरेंडर करके सारे, इसने अपनी जो भी दौलत कमाई थी या जो भी वहाँ कब्जा किया था या खजाना लूटा था, वो उसको सौंपा। महत्वपूर्ण अभियान अगला जो है 1568 में आए चित्तौड़ अभियान। 4 महीने के घेरे के बाद भयंकर नरसंहार हुआ, कत्लेआम। राणा उदय सिंह और जयमल फत्ता, जयमल फत्ता यही जयमल फत्ता थे चित्तौड़ के, जिनकी प्रतिमा बुलंद दरवाजे के सामने लगी हुई है, या उसने बनवाई थी अकबर ने इनकी बहादुरी देख के। राणा उदय सिंह चित्तौड़ में उस समय थे, वो जाके घाटियों में पहाड़ियों में छिप गए, मारे नहीं गए। जयमल फत्ता शहीद हुए थे, तो इस वजह से उनकी बहादुरी देख के उनकी प्रतिमा लगाई गई थी। लेकिन राणा उदय सिंह पहाड़ियों से जाके युद्ध करते रहे और 4 महीने के घेर। और ये माना जाता है कि 1568 ये आखिरी कत्लेआम था अकबर के समय का, कि जो कि निहत्थे किसानों और महिलाओं पे भी तलवार चला के सबको, मतलब एक साथ कत्लेआम का मतलब एक कत्ल ए आम, जो भी मिले सबको मारो। ये चित्तौड़ में हुआ था। फिर 1500, हाँ, इसके बाद 1568 के बाद से ये 70 30 35 साल इसके बाद भी रहा अकबर, लेकिन ये ऐसा काम नहीं हुआ और कहीं पे, ऐसा माना जाता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। 1585 तक राजधानी रही, लगभग 15 साल राजधानी रहा। फिर राजधानी लाहौर स्थानांतरित हो गई और 1585 में 1570 में मेवाड़ छोड़ मारवाड़, बीकानेर व जैसलमेर ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। 1569 में रणथंभौर पर अधिकार हो गया और 1572-73 में गुजरात विजय, जिसके बाद उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। गुजरात विजय यही 1572 वाली। और 1572 में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराजा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप।
उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मनसबदारी प्रथा 1577 ईस्वी में ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है 1577 ईस्वी, और 1595 अन्य एनसीईआरटी में जो दिया है 1595 दिया गया है। तो मनसबदारी व्यवस्था एग्जैक्टली कब से शुरू हुई थी, ये इन दोनों डेट्स में क्लियरिटी एनसीईआरटी को लेकर नहीं है। 1577 में दिया ओल्ड एनसीईआरटी में कि मनसबदारी व्यवस्था शुरू हुई, और 1595 दिया है अन्य एनसीईआरटी में, एग्जैक्ट इसमें क्लियरिटी नहीं है। दूसरा आता है 1580-81 में बंगाल एवं बिहार में विद्रोह हुआ। ठीक है, मिर्जा हकीम दूध भाई का विद्रोह था, काबुल के थे मिर्जा हकीम। तो इस समय दो जगह विद्रोह हुआ, इधर काबुल की तरफ में मिर्जा हकीम का विद्रोह था और बंगाल बिहार की तरफ विद्रोह था। खुद पहली बार कहा जाता है कि मतलब ऐसा विद्रोह हुआ जिसमें मुगल प्रशासन या मुगल शासन हिल गया था। तो मान सिंह को काबुल की तरफ भेजा मिर्जा हकीम को टैकल करने के लिए, क्योंकि टोडरमल को बंगाल बिहार के खिलाफ भेजा। ठीक है, और 1581 में पहली बार काबुल जीता था, लेकिन 1585 में काबुल विजय मान सिंह सूबेदार बनाए गए। एक हुआ कि हम गए किसी जगह को जीत ली, लेकिन वहाँ पे कब्जा बनाए नहीं रख पाए, फिर 1585 में जाते हैं, जीत के कब्जा बनाए रखते हैं और मान सिंह सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में देखा जाए तो 1586 में कश्मीर विजय की 1586-87 में कश्मीर विजय की गई। लेकिन यहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 1579 में महजर, ये देखिए 1579 में महजर या घोषणा की गई। शेख मुबारक थे। महजर कौन थी? महजर धार्मिक घोषणा थी जिसमें बताया गया कि अकबर या जो सम्राट का जो मंतव्य है वो सर्वोच्च है, वो किसी भी इस्लामी कानून को व्याख्या कर सकता है। ये महजर में या घोषणा थी। तो शेख मुबारक जो है फजल फैजी के पिता, अबुल फजल और फैजी के पिता थे शेख मुबारक। ये शेख मुबारक का विचार था कि जो सम्राट है एक महजर जारी करे, उसने जारी भी किया था 1579 में। 1580 में 10 साला प्रणाली शुरू की। 10 साल के औसत के हिसाब से भू राज्य तय किए जाएंगे। 1582 में तौहीद इलाही, दीन इलाही बाद में उसको कहा जाने लगा, दीन इलाही नाम नहीं था, उसका नाम था तौहीद इलाही। तौहीद इलाही शुरू हुआ कब? 1582 ईस्वी में। इसी समय में इबादत खाना बंद हुआ था। 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया गया था। इबादत खाना शुरू हुआ था 1575 में, 1578 में अन्य धर्म भी इसमें शामिल कर लिए गए थे। 1584 में इलाही संवत शुरू किया गया। 1584 में किया गया इलाही संवत शुरू किया गया। आगे दक्कन में कुछ अभियान थे जो कि इसमें स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहे हैं, उसके लिए बताते हैं। देखिए दक्कन के अभियान कौन थे? 1601 में खानदेश का विजय किया। ये जो अकबर का इलाका है, ये रहा खानदेश। ठीक है, ये खानदेश है, बरार है, अहमदनगर, तीन दिख रहा है, खानदेश, बरार, अहमदनगर की चर्चा करने वाले हैं दक्कन में क्या हो रहा है। 1601 में खानदेश विजय किया एवं शामिल कर लिया गया। 1596 में शहजादा मुराद एवं खाने खाना कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था तथा खाने खाना तथा चांद बीवी के साथ समझौता हुआ कि बरार मुगलों को दे दिया जाए और बाकी खानदेश बचा रहे। अहमदनगर की थी चांद बीवी, तो ये हुआ कि बरार दे दिया जाए और अहमदनगर बचा रहे, लेकिन ऐसा आगे देखते क्या होता है। 1597 में मुगलों ने बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर की संयुक्त सेना को हरा दिया था। ठीक है, 1600 में चांद बीवी की हत्या कर दी गई विरोधियों द्वारा और मुगलों का अहमदनगर पर कब्जा हो गया। ये आपको इसमें दिख रहा है डिटेल में, अहमदनगर पर भी कब्जा हो गया मुगलों का। अहमदनगर इधर बचा भी था, मतलब मुगलों के अंतर्गत भी अहमदनगर कुछ आ गया था और कुछ बचा भी था। और बेरार जो समझौते के तहत मुगलों के पास गया था चांद बीबी के, और खानदेश कब्जा हो गया। अब आते हैं इसके आगे जो दक्कन में क्या हुआ कि 1600 से बाद से मलिक अंबर का उभार होता है दक्षिण भारत में। 1600 से 1626 तक इसकी वहाँ पे हबशी सरदार था, तब गुलाम जैसे, तो ये कमान इथोपिया साइड से आया था और हबशी सरदार था, और वहाँ पे सबसे प्रबल ताकतवर सेनापति के तौर पे उभरा मलिक अंबर। 1600 से 1626 के समय में था और इसने मुगलों की दास्ता को मतलब समाप्त कर दिया और मुगल संघर्ष करते रहे। जब तक ये वहाँ पे था तब तक मुगल दक्षिण में संघर्ष करते रहे, क्योंकि ये छापामार युद्ध में भरोसा रखता था।
जैसे शिवाजी ने इसी के प्रयत्नों को अपनाया बाद में मुगलों के खिलाफ। आगे मुगलों के प्रशासन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप को अकबर द्वारा भेजे गए दूतों का क्रम। महाराणा प्रताप के पास उन्होंने दूत भेजा था ना अकबर ने कि मान जाइए, आ जाइए, शामिल हो जाइए। तो अकबर इस पे अड़ गया था कि महाराणा प्रताप स्वयं ही आए हमारे दरबार में तो मनसब स्वीकार करें, जबकि महाराणा प्रताप ये मानते थे कि हम नहीं जाएंगे, पुत्र को भेज देंगे। इस मामले पे मामला पेच फंस गया था अंततः। मतलब महाराणा प्रताप कंसीडर कर रहे थे कि हाँ चले जाएं, चलो ठीक है, ऐसे गाँव गाँव भटक के क्या फायदा, जनता भी तबाह हो रही है। राजा नहीं रहेगा तो जनता भी तबाह होगी ना, राजा भटकेगा तो जनता भी भटकेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अकबर पे अड़ गया था कि नहीं वो खुद आएंगे पर्सनल, और महाराणा इस पर अड़ गए थे पर्सनल तो नहीं जाएंगे, बेटा भेज देंगे। अंततः जब जहांगीर आता है तो वो बेटे के, जैसे महाराणा प्रताप के जो उत्तराधिकारी थे उसने अपने पुत्र को भेज के ये मामला सेटल किया था मेवाड़ के साथ जहांगीर ने। तो जहांगीर ने बुद्धिमत्ता दिखाई और मामला सेटल हो गया, तब तक नहीं हो पाया था। इसने जो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को जो भेजे गए दूत थे, उनका क्रम था जलाल खां कुर्ची, राजा मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। सबसे पहले जलाल खां कुर्ची गए थे, फिर राजा मान सिंह गए थे, फिर भगवंत दास गए थे, फिर टोडरमल गए, ठीक है। प्रशासन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रशासनिक इकाइयाँ जो थी मुगल प्रशासन की, ये जो है ये मुगल प्रशासन की इकाइयाँ हैं, और ये जो है ये सुर प्रशासन की इकाइयाँ हैं। तो ये सुर, और ये मुगल। तो मुगलों के पास जो प्रांत थे उनको सूबा कहा जाता था। इसके सूबेदार होते थे। सूबा का जो क्या बोलते हैं, सूबे का जो अधिपति होता था तो सूबेदार बोलते थे। सूबेदार के अंदर में दो अधिकारी होते थे, एक दीवान होता था, एक बख्शी होता था। दीवान राजस्व मामलों का प्रभारी होता था और बख्शी होता था सेना के मामलों का प्रभारी। फिर इसके बाद आता है सरकार। सूबे के बाद सरकार। सरकार हमारी मंडल, मंडल जैसी जो व्यवस्था थी आज के समय में, जो मंडल हुआ करते थे उस पर दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, एक फौजदार और एक अमल गुजार। फिर इसके बाद आता है परगना। परगना मान ली जिले या जिले से छोटी व्यवस्था। जैसे मंडल मानेंगे, परगने को जिले से छोटा मानेंगे। आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े ब्लॉक, मतलब आज के ब्लॉक छोटे माने जाएंगे, परगने के लिए परगना और बड़ा होता था, ठीक है। तो परगना में दो दो अधिकारी होते थे, ठेकेदार और आमिल। ठेकेदार क्या होता था, सैन्य व्यवस्था या कानून व्यवस्था। आमिल क्या होता था, राजस्व व्यवस्था, ठीक है। और इसके बाद गांव होता था। गांव में खूत या मुकद्दम होते थे, खूत या मुकद्दम। और पटवारी होते थे, पटवारी राजस्व मामले में, खुद मुकद्दम बाकी सैन्य मामलों में गांव के लेवल पे। इसी समय जो सूर प्रशासन था तुलनात्मक रूप से दिया गया। उसके प्रांत को भी सूबा बोलते थे, लेकिन जो सरकार की इकाई थी, जैसे जो मंडल जैसी इकाई थी, उसको शिक कहते थे या सरकार। ये 47 शिक थे सूर साम्राज्य में। शिकदार या शिकदारा बोलते थे इसके जो सैन्य प्रभारी थे, और मुंशी पे मुंशी खान बोलते थे जो इसके राजस्व प्रभारी थे। इसके बाद परगना आता था, इसके बाद गांव आता था शेरशाह के समय। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो उत्तर मध्यकाल या जो जनरली हम लोग मिडिवल जिसको समझते हैं, उसकी जो टाइमलाइन थी वो मैप के जरिए और वैल्यूडेड मटेरियल के जरिए समाप्त की है। तो आप इसको देखिए, क्योंकि आगे के जो भी सेशन आएंगे मिडिवल को लेके वो इस पर बेस्ड होंगे। तो नमस्कार।